हाय एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। एज यूजुअल एक बार फिर आप सबका वेलकम है इस अमेजिंग सेशन में। आज हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स ऑफ 10th नवंबर 2022 के। द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट द सेशन इज दैट कि जो भी करंट अफेयर्स हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे, जो भी करंट अफेयर्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वो एक प्रॉपर एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे। उससे क्या होता है, जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है इन करंट अफेयर्स से, तो वहां पर वो इजीली हिट करता है। ठीक है ना। आज के बाद ये सेशंस डेली हम लेंगे, डेली हम एमसीक्यू फॉर्मेट में करंट अफेयर्स की डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए 10th नवंबर 2022 की करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। जो हमने पहला क्वेश्चन लिया है दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 सेज व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड साइंस डे। यहाँ पर याद रखना, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। इनमें से किस डे को सेलिब्रेट किया जाता है एज द वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के लिए? तो बेटा याद रखना, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट जो है, इसको हम एवरी ईयर दिस इज सेलिब्रेटेड, एवरी ईयर कब इसको हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन 10th ऑफ नवंबर, ऑन 10th ऑफ नवंबर। 10th ऑफ नवंबर को हम इसको हर साल सेलिब्रेट करते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसको हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं? इन ऑर्डर टू रेज द इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस इन आवर डेली लाइफ। इससे हमें इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस इन डेली लाइफ, उसको रेज करने के लिए ये डे हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है ना। अब इसका एम क्या है, जो मेन एम है इस डे की, इस सेलिब्रेशन की, वो क्या है? वो ये है कि टू एंश्योर दैट जो सिटीजन्स है, या मैं बोलूंगा जो पीपल है ऑफ द नेशन, दैट आर केप्ट इन्फॉर्म्ड विद द डेवलपमेंट इन द साइंस। डेवलपमेंट इन साइंस जो होती है, जो भी डेवलपमेंट साइंस में होती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में होती है, जो सिटीजन्स होते हैं एक नेशन के, या जो पीपल होते हैं, उनको अवेयर रखना, ये इसका मेन मोटिव है। ठीक है ना। इसके अलावा मैं थोड़ी सी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहूंगा। ये जो डे है, ये पहले एस्टैब्लिश किया गया था, यहाँ पर मैं लिखूंगा एस्टैब्लिश्ड। इसको एस्टैब्लिश किसने किया? यूनेस्को ने किया। यूनेस्को ने किया, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कब किया था? इन 2001, दैट मींस 2001 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। और इसके बाद ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसको पहले सेलिब्रेट कब किया गया था? तो पहली दफा जब इसको सेलिब्रेट किया था, द डेट वाज 2022, बिकॉज 2001 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, एंड 2002, सॉरी दिस इज 2002 में इसको पहले क्या किया गया था? इसको पहले सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने लिया है, दैट्स इंडिया विल होस्ट वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन 2023 इन न्यू दिल्ली। इन विच कंट्री द 2022 चैंपियनशिप वाज हेल्ड? क्वेश्चन बोल रहा है इंडिया जो है, ये वुमेन्स की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है 2023 की, वो इंडिया में होगी, और कहां पर होगी? न्यू दिल्ली में होगी। ये पॉइंट आप यहां पर याद रखिएगा, ये यहां पर ग्रिप कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि जो 2022 वाली चैंपियनशिप है वो कहां पर हो गई? याद रखना, इंडिया, पहला पॉइंट आपने क्या याद रखा कि इंडिया जो है ये होस्ट करेगा वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप को 2023 में, और कहां पर करेगा? न्यू दिल्ली में। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपको यहां पर इंडिया के बारे में याद ये रखना कि ये जो इंडिया है, ये थर्ड टाइम इंडिया क्या करेगा? ये होस्ट करेगा, ये हेल्ड करेगा इंडिया थर्ड टाइम। इससे पहले भी 2 टाइम्स, इससे पहले भी 2 बार हो चुकी है वर्ल्ड चैंपियनशिप इंडिया में। एक तो हो गई थी 2006 में, एंड दूसरी बार हो गई थी 2018 में। ठीक है ना। इसके बाद इसको जब ये 2023 में हो जाएगी, तो इसको कंडक्ट कौन करेगा? तो ऑब्वियसली आईबीए करेगा इसको कंडक्ट। आईबीए की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। एंड इसके साथ साथ बीएफआई जिसको हम बोलते हैं, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, वो इसको क्या करेगी? वो इसको कंडक्ट करेगी। ठीक है ना। तो अगर हम 2022, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा था 2022 में इसको हेल्ड कहां पर किया गया था? तो दिस चैंपियनशिप वाज हेल्ड इन इस्तांबुल। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इस्तांबुल जो कहां पर है? जो सबको पता है कि जो टर्की में है। अगर डेट पूछा जाएगा तो कब किया गया था? याद रखना 20th ऑफ मे। याद रखना 8 to 20 मई को इसको क्या किया गया था? कंडक्ट किया गया था इस्तांबुल में। इस्तांबुल खुद कहां पर है? टर्की में जो है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 says, who among the following has been appointed as the chairperson of Law Commission of India in November 2022? इनमें से किसको अपॉइंट किया गया था एज द चेयरपर्सन ऑफ लॉ कमीशन
ऑफ इंडिया किसमें, नवंबर 2022 में। याद रखना जो यूनियन गवर्नमेंट है, यूजी में यहां पर लिखूंगा, जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने अपॉइंट किया जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका था, यहां पर मैं लिखूंगा फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका, जस्टिस ऑफ कर्नाटका, उसको यहां पर इन्होंने क्या किया, अपॉइंट किया एज द चेयरपर्सन ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। अब यहां पर दो क्वेश्चन बन गए हमारे। एक तो यहां पर आपको पता चलेगा कि जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट था वो कौन था, और उसी के साथ यहां पर हमारा ये वाला ओरिजिनल क्वेश्चन जो है ये भी यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो याद रखना जो फॉर्मर चीफ जस्टिस थे वो थे अवस्थी, याद रखना अवस्थी, ठीक है ना। और इसका अगर हम फुल नाम देखेंगे तो वो है ऋतुराज अवस्थी, तो अवस्थी के नाम से इसको जानते हैं। ये चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका थे, कहां से कहां तक, याद रखना ये थे अक्टूबर 2021 से लेके जुलाई जुलाई 2022 तक, ये भी याद रखना, ठीक। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, अटल इनोवेशन मिशन AIM जिसको हम बोलते हैं AIM ऑफ एम्बर 2022 लॉन्च द वुमेन सेंट्रिक चैलेंजेस अंडर द सेकंड एडिशन ऑफ अटल न्यू इंडिया चैलेंज ANIC। द अटल इनोवेशन मिशन AIM जो है इट वाज लॉन्च्ड इन, अटल इनोवेशन मिशन जो है इसको लॉन्च कब किया गया था, ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन है। या दे एड्रेस द मेजर इश्यूज, मेजर इश्यूज, इन चैलेंजेस के अंदर ये चैलेंजेस आते हैं, द मेजर चैलेंजेस, द मेजर इश्यूज फेस्ड बाय वुमेन, फेस्ड बाय वुमेन फ्रॉम स्फीयर्स ऑफ लाइफ, जो भी लाइफ में जो भी इश्यूज एक वुमेन फेस करती है वो यहाँ पर होते हैं, ठीक है ना। तो इसको लॉन्च कब किया गया था, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 2006, ठीक है ना। AIM अटल इनोवेशन मिशन, इसको लॉन्च किया गया था 2016 में, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम मैं यहाँ पर और एक इंफॉर्मेशन आपको दूं, अगर हम NITI आयोग जो है, अगर मैं इसकी CEO की बात करूंगा, इसका CEO कौन है, तो वो है परमेश वारन, याद रखना परमेश वारन, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बन जाता है। क्लियर है ये बात भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 says every year the second Thursday of the November is internationally observed as the World Usability Day. What is the theme of the World Usability Day 2022? क्वेश्चन बोल रहा है एवरी ईयर जो सेकंड थर्सडे होती है नवंबर मंथ की, उसको सेलिब्रेट किया जाता है एज द वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जो इस साल हमने वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे सेलिब्रेट किया उसका थीम क्या था। यहां पर पॉइंट याद रखना, जो सेकंड थर्सडे ऑफ नवंबर है इसको इंटरनेशनली हम ऑब्जर्व करते हैं, ये नेशनल बात नहीं हो, इंटरनेशनली बात हो रही है। इंटरनेशनली इसको ऑब्जर्व किया जाता है, क्यों, एज द वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे। ये पॉइंट नंबर 1 आपको यहाँ पर ग्रिप करना है, ठीक है ना। अगर हम 2022 की बात करेंगे, इन 2022 इसको सेलिब्रेट कब किया गया था, जो सेकंड आएगी, जो सेकंड थर्सडे आएगी, सेकंड थर्सडे कौन आती थी, 10th ऑफ नवंबर, ठीक है ना। 10th ऑफ नवंबर हो सकता है डायरेक्टली आपके क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में डेट पूछा जाए, सेकंड ऑफ नवंबर मंथ, सेकंड थर्सडे ऑफ नवंबर के बजाय आपको सीधे डेट पूछा जाए, तो याद रखना 10th ऑफ नवंबर जो थी यही सेकंड थी, ठीक है ना, सेकंड थर्सडे थी नवंबर की, ठीक है ना। अब इसका एम क्या है, बेसिकली इसकी एम है यूनिटी। यूनिटी मीन्स इसकी एम ये थी कि जो वैरायटी ऑफ कम्युनिटीज होती है एक सोसाइटी में रहती है, उनको एक साथ बुलाने की एंड टू वर्क टुगेदर टू मेक दिस वर्ल्ड, ताकि ये वर्ल्ड जो है ये बेटर प्लेस रहेगी टू लिव, ठीक है ना। तो इस साल का अगर हम थीम देखेंगे, थीम ऑफ 2022 का वो था अवर हेल्थ, तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको दूं, ये जो डे है इसको एस्टैब्लिश किया गया था, एस्टैब्लिश्ड, याद रखना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन, इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था, 2005 में, 2005 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। और किसने एस्टैब्लिश किया था, यूजेबिलिटी प्रोफेशनल्स एसोसिएशन, जिसको हम बोलते हैं UPA, याद रखना यूजेबिलिटी प्रोफेशनल एसोसिएशन, उन्होंने इसको क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन 9th ऑफ नवंबर 2022 अलाउड इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स इन डैश डैश करेंसी फॉर द एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने 9th नवंबर 2022 को
इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स को अलाउ किया किस करेंसी में, हमें यहाँ पर आंसर बताना है कि किस करेंसी में उन्होंने इसको अलाउ किया ताकि वो एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स अंडर द फॉरेन पॉलिसी, ठीक है ना। तो याद रखना जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने 9 नवंबर 2022 को इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स को अलाउ किया गया था इन इंडियन करेंसीज का। अब इंडियन करेंसीज में क्यों इसको क्या किया गया था, इंडियन करेंसी में इसको अलाउ क्यों किया गया था, द डिसीजन ये इसलिए लिया गया ताकि इससे क्या हो जाएगा, ईज आएगी, इजीली इजीली यहां पर मैं लिखूंगा आपके लिए, इजीली ट्रांजेक्शंस ट्रांजेक्शंस जो इजी ट्रांजेक्शंस होती है इससे फैसिलिटेट होता है इन इंडियन रुपीज, यहां पर मैं लिखूंगा इन इंडियन रुपीज, ठीक है ना। तो इसलिए इसको इंडियन करेंसी में एस्टैब्लिश किया गया था, अलाउ किया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 says who among the following has become the first Indian American politician to be elected as the Lieutenant Governor LG of State of Maryland USA in November 2022। इनमें से कौन सा ऐसा पहला इंडियन अमेरिकन पॉलिटिशियन बन गया जो बन गया क्या, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ मैरीलैंड यूएसए का, नवंबर 2022 का, ठीक है ना। याद रखना जो अरुणा मिलर है ये पहले इंडियन अमेरिकन पॉलिटिशियन बन गए जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए, कहां के, मैरीलैंड के, जो यूएसए में। हम बोल सकते हैं अगर डेट आपको यहां पर पूछ जाएगा तो 8 नवंबर 2022 में ये इलेक्ट किया गया था एज द एलजी। याद रखना इन्होंने ये हिस्ट्री क्रिएट की, ठीक। इसके अलावा याद रखना ये जो अरुणा मिलर है ये पहली ऐसी वुमेन बन गई साउथ एशिया की, यहां पर मैं लिखूंगा फर्स्ट साउथ एशियन वुमेन बन गई जो एट सच पोजीशन पे रही है, जो इस पोजीशन पे रही है, ठीक है ना। एलजी आपको पता ही होगा, एलजी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है ये गवर्नर के बाद सुप्रीम पावर होता है एक स्टेट का, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 says who has become the first Indian to receive the prestigious Bailey K. Ashford Medal for 22। इनमें से कौन सा पहला इंडियन बन गया जिन्होंने ये मेडल हासिल किया, बेली के एशफोर्ड मेडल जिसने हासिल किया। अब चलिए यहाँ पर ऑप्शन है हमारा डॉक्टर सुभाष बाबू सतेशा। तो याद रखना डॉक्टर सुभाष बाबू जो है ये एक प्रोमिनेंट इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिसीव किया बेली के एशफोर्ड मेडल, ठीक है ना, ये याद रखना, ये एक साइंटिस्ट थे। इसके बाद इन्होंने और एक यहाँ पर अवार्ड हासिल किया है जिस अवार्ड को हम बोलते हैं फेलो ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। याद रखना फेलो ऑफ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसन एंड हाइजीन, ठीक है ना। 22 में इसने ये अवार्ड भी क्या किया है, हासिल किया है। इसको अवार्ड क्यों दिया गया है, इसने अवार्ड क्यों हासिल किया है, बिकॉज इसने एक आउटस्टैंडिंग रिसर्च की थी, एक आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इसने दिया था टुवर्ड्स द ट्रॉपिकल मेडिसन। याद रखना ट्रॉपिकल मेडिसन, याद रखना डॉक्टर सुभाष बाबू, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट्स क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सेज Shivnarine Chandrapal has been added to the prestigious list of cricketing greats to make up the ICC Hall of Fame. From which of the following countries does he belong? Basically क्वेश्चन यहाँ पर सिंपल सा है, जो शिवनरीन चंद्रपाल है ये किस कंट्री से बिलोंग करता है, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश और आयरलैंड। तो याद रखना वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बेसिक सा क्वेश्चन था, बेसिक सी करंट अफेयर्स का एनालिसिस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 says which country has emerged as the top destination for India's petroleum product exports such as petroleum and diesel in November 2022। क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से कौन सी कंट्री टॉप डेस्टिनेशन बन गई इंडिया के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए, एक्सपोर्ट्स के लिए। अगर हम बात करेंगे पेट्रोल की या हम करेंगे डीजल की बात नवंबर 2022 के रिपोर्ट के मुताबिक, तो याद रखना नीदरलैंड जो है, नीदरलैंड एक ऐसी कंट्री है जो टॉप पे आ गई, जो टॉप डेस्टिनेशन बन गई इंडिया पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए। याद रखना उसका नाम है नीदरलैंड। तो नीदरलैंड अगर हम चाहे पेट्रोल की बात करेंगे या हम चाहे डीजल की बात करेंगे तो उसकी जो टॉप डेस्टिनेशन बन गई, टॉप डेस्टिनेशन जो बन गई वो बन गई नीदरलैंड। इसके अलावा अगर हम नीदरलैंड की बात करेंगे तो ओवरऑल अगर हम इसकी रैंक देखेंगे, ओवरऑल डेस्टिनेशन फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स, ओवरऑल डेस्टिनेशन फॉर इंडियन
एक्सपोर्ट की बात अगर मैं करूंगा यहाँ पर, तो ये थर्ड नंबर पे आ गई ओवरऑल एक्सपोर्ट्स की, जहां पर हम बोल सकते हैं इसने चाइना को रिप्लेस किया, चाइना को इसने रिप्लेस किया। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 says question number, okay, this is 12. This question number 11 says, who became the first batter to cross the 4000 T20 इंटरनेशनल रन मार्क? इनमें से कौन सा ऐसा पहला बैट्समैन बन गया जिसने क्रॉस किया 4000 T20 इंटरनेशनल रन मार्क? हम सबको पता है कि विराट कोहली एक ऐसे बैट्समैन है, एक ऐसे बैटर है जो जिन्होंने पहले क्रॉस किया 4000 T20 इंटरनेशनल रन मार्क। ठीक है ना। तो कल जो सेमीफाइनल हुआ था, सेकंड सेमीफाइनल में हुआ, सेकंड सेमीफाइनल में बोलूंगा, सेकंड सेमीफाइनल जो हुआ था उसमें अगर विराट कोहली की बात करेंगे तो विराट कोहली ने 50 रन्स बनाए, 40 बॉल्स में। ठीक है ना। तो ये भी आप यहां पर याद रखना। ठीक। नेक्स्ट इज विराट कोहली ने पहले 4000 को क्रॉस किया, यहां पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सेज National Investment and Infrastructure Fund Limited (NIIFL) has signed an MOU. इन्होंने एक साइन MOU किया था, इन्होंने MOU साइन की थी with which are the following to promote and enhance the Japan's investments into the India. जो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड है NIIFL के नाम से जिसको हम जानते हैं, उन्होंने एक MOU साइन किया किसके साथ? ताकि वो एनहेंस करे जापान इन्वेस्टमेंट को इन इंडिया। तो याद रखना जो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है जिसको हम बोलते हैं NIIFL, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, उन्होंने एक MOU साइन की, इन्होंने एक MOU साइन की किसके साथ? जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन, इसके साथ इन्होंने एक MOU साइन की। तो यहां पर हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इन्होंने ये साइन क्यों की? टू प्रमोट एंड एनहेंस जापान, ताकि ये एनहेंस कर पाए, एनहेंस, और मैं यहां पर बोलूंगा टू प्रमोट जापान इन्वेस्टमेंट्स, जो जापान की इन्वेस्टमेंट्स है कहां पर? इनटू इंडिया। याद रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बन जाता है। JBIC हम इसी को बोलते हैं, जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन, ये भी आप यहां पर याद रखिएगा ये फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 says, where is the 41st session of Universal Periodic Review Working Group being held from 7th to 18th of November? इनमें से कहां पर 41st सेशन ऑफ यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू वर्किंग ग्रुप को हेल्ड किया जाएगा 7th से लेके 18th ऑफ नवंबर तक? याद रखना जो 41st सेशन होगा यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू ग्रुप का, वो हेल्ड किया जाएगा फ्रॉम 7th से लेके 18th ऑफ नवंबर। ये पॉइंट नंबर 1 यहां पर आपको ग्रिप करना है। और इसको कहां पर हेल्ड किया जाएगा? यूनाइटेड नेशंस, याद रखना यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, जिसको हम, और अगर हम इसकी शॉर्ट फॉर्म रखेंगे आपको पता होगा UNHRC, इसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ठीक है ना। और ये हम सबको पता है ये कहां पर है? जिनीवा में है। ठीक है, जिनीवा में है। ठीक। और इस सेशन के दौरान अगर हम कल की बात करेंगे, दैट मींस 10th ऑफ नवंबर की बात करेंगे, 10th ऑफ नवंबर की बात करेंगे, तो जो मेंबर्स है, जो मेंबर स्टेट्स होते हैं, उन्होंने रिव्यू की, दे रिव्यूड इंडियन रिपोर्ट, उन्होंने इंडिया की रिपोर्ट को रिव्यू किया। कौन सी रिपोर्ट को? ह्यूमन राइट्स वाली रिपोर्ट को उन्होंने वहां पर रिव्यू किया। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 से इज, ओके, क्वेश्चन नंबर 14 से कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन स्टेटमेंट्स को कंसीडर कीजिए। एंड आखिर में क्वेश्चन ये बोल रहा है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो यहां पर आइए, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज अप्रूव्ड द फाइनल सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया। तो ऑब्वियसली ये तो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर, स्टेटमेंट नंबर 2 इज ग्रीन बॉन्ड्स आर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दैट जनरेट प्रोसीड्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल, ये दो टर्म्स याद रखना है, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट सुटेबल प्रोडक्ट्स। तो इससे ये वाला भी करेक्ट हो जाता है। एंड ऑप्शन नंबर, स्टेटमेंट नंबर 3 इज द फाइनेंस मिनिस्टर हैज आल्सो कंस्टिट्यूटेड अ ग्रीन फाइनेंस वर्किंग GFWC, ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमिटी, चेयर्ड बाय द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये भी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल।
ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2 एंड स्टेटमेंट नंबर 3 जो है सारे के सारे क्या है, सारे के सारे करेक्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 says as per the dynamic groundwater resource assessment report for the entire country for the year 2022, the total annual groundwater recharge for the entire country is dash dash billion cubic meters। जो रिपोर्ट आई, जो रिसेंट सी रिपोर्ट आई थी डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट की रिपोर्ट, उसके हिसाब से टोटल ग्राउंड वाटर रिचार्ज फॉर द एंटायर कंट्री कितने बिलियन क्यूबिक मीटर्स है? 310, 398, 437 और 478। याद रखना जो यूनियन मिनिस्टर है, यहां पर मैं लिखूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चेंज द पेन, ओके। जो यूनियन मिनिस्टर है किसके? ऑफ जल शक्ति, यहां पर आपको उसका नाम भी पता होना चाहिए, गजेंद्र सिंह शेखावत। ये याद रखना, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उन्होंने रिलीज किया एक डायनेमिक ग्राउंड में यहां पर बोलूंगा, उन्होंने रिलीज किया एक डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट सारी कंट्री के लिए फॉर विच ईयर, फॉर 2022 वाले ईयर के लिए। कहां पर? न्यू दिल्ली में इसको रिलीज किया गया था, न्यू दिल्ली। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर डेट पूछा जाए तो कब उसको रिलीज किया गया था, याद रखना 9th of November 2022 में उसको रिलीज किया गया था, ठीक है ना। अब उस रिपोर्ट के हिसाब से एज पर दैट रिपोर्ट जो टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज सारी कंट्री के लिए है, दैट इज गोइंग टू बी 437.60 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। याद रखना 437.60 बिलियन क्यूबिक मीटर्स, ये याद रखना। तो यहां पर अगर हम ऑप्शंस को देखेंगे तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट्स 437.60 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 says who chaired the India's US CEO forum with US Secretary of Commerce through a video conferencing in November। इनमें से किसने इंडिया यूएस सीईओ फोरम को विद यूएस सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स को क्या किया? चेयर किया थ्रू ए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नवंबर 2022 में। तो याद रखना जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है, यहां पर मैं आपको और एक इंफॉर्मेशन दूंगा, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है जिसका नाम है पीयूष गोयल। उन्होंने ही इज द पर्सन हु चेयर्ड द इंडियाज यूएस सीईओ फोरम विद यूएस सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी ऑफ द कॉमर्स। याद रखना थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, ये इंपॉर्टेंट है, वीडियो कॉन्फ्रेंस। बेसिकली इससे पहले भी ये 5 बार हुआ था, तो दिस वाज सिक्स्थ टाइम दैट ये जो फॉर्म है दिस हैज बीन कन्वेन्ड सिंस इट्स रिकॉन्स्टिट्यूशन। इसकी रिकॉन्स्टिट्यूशन कब हो गई थी? दिसंबर 2014 में। ये भी याद रखिएगा। हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल, दैट्स ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 says इंडिया हैज जॉइनेड द मैनग्रोव एलियंस फॉर क्लाइमेट, जिसको हम MAC के नाम से जानते हैं, ठीक। इसने इसको ज्वाइन किया एट 27th सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज एट शर्म एल शेख एंड इजिप्ट। Which of the following countries is not among the first 5 countries to join MAC? इनमें से कौन सी कंट्री पहली 5 कंट्रीज में नहीं है जिन्होंने ज्वाइन किया था किसको? MAC को, ठीक। मैनग्रोव एलियंस फॉर क्लाइमेट, MAC को किसने इनमें से ज्वाइन नहीं किया था? पहला पॉइंट जो आपने यहां पर ग्रिप किया, दैट इज जो MAC है इसको कहां पर, ये कहां पर? 27th सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस एट, ये याद रखना, शर्म एल शेख इन इजिप्ट। इंडिया ने इसको यहां पर ज्वाइन किया, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में आपको MAC के बारे में बोल दूं, मैनग्रोव एलियंस फॉर क्लाइमेट के बारे में बोल दूं, ये एक इंटर गवर्नमेंटल एलियंस है दैट सीक्स, या जिसकी एम है टू प्रोग्रेस टुवर्ड्स द कंजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन। यहां पर याद रखना कंजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन ऑफ मैनग्रोव इकोसिस्टम्स, ठीक है ना। अब आते हैं 5 कंट्रीज पे जिन्होंने इसको पहले ज्वाइन किया। उन 5 कंट्रीज के नाम में यहां पर आपको बोल दूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला आपके लिए बन जाता है, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। तो यहां पर इन कंट्रीज के नेम से, तो यहां पर याद रखना, एक तो है ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद है जापान, स्पेन है,
श्रीलंका है एंड इंडिया है। तो हमें क्वेश्चन यहाँ पर, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। ये आप इन 5 कंट्रीज के नाम भी याद रखिएगा। इसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, दैट इज इनमें से कौन सी कंट्री नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन एंड इटली। तो इटली का हमने यहाँ पर नाम नहीं बोला, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज इटली। इटली ने इसको ज्वाइन नहीं किया था। ठीक, नेक्स्ट इज ओके, दिस वर द 17 most important MCQs based on the current affairs for the day of 10th of November 2022। ठीक है ना, 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हमने यहाँ पर फ्रेम किए हैं। आई होप आप सबको सारे के सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं